हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल और एक डिमांडेड वीडियो क्लास 11th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसे हम सारी शिक्षा भी कहते हैं, इसी के कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि कल आपका जो पेपर होगा ना, इसके लिए इस वीडियो में तैयारी के लिए हम लोग एक नया, ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ में समझने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चों टोटल हमने आपको 3 सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ में समझा दिए हैं। ये हमारा चौथा सैंपल पेपर होने वाला है, जो कि कल फिजिकल का जो पेपर होने वाला है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखो पेपर के अंदर हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन न सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड है और रिपीटेड है बच्चों, जिसके आपके मिड टर्म के एग्जाम में रिपीट होने के भी चांसेस हैं, डिट्टो वो भी। ठीक है ना, तो बच्चों इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, चलो शुरू करेंगे बच्चों पेपर के पैटर्न से। तो 5 खंड 37 प्रश्न होंगे पेपर में, कुल मिला के सेक्शन ए में 18 एमसीक्यू होंगे, सेक्शन बी में 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 5 करने हैं। सेक्शन सी जो रहेगा इसमें 3 नंबर के टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से भी आपको 5 करने हैं। खंड डी इसमें आपके 4 नंबर के केस स्टडी वेट 3 क्वेश्चन होंगे, और खंड ई इसमें 5 नंबर के बच्चों टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 करने हैं। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए बी सी डी ई आपका यहाँ पे ये रहेगा। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस पेपर को 2 वीडियो में समझेंगे, आधा घंटा अभी और आधा घंटा अगली वीडियो में। तो इससे क्या होगा ना कि आप छोटे छोटे पार्ट में पूरा पेपर समझ जाओगे 2 वीडियो के अंदर। आधा पेपर इस वीडियो में समझेंगे, बाकी जो बच जाएगा, जैसे हमारे खंड सी के कुछ क्वेश्चन बचेंगे और डी ई तो पूरा बच जाएगा, तो इसे पार्ट 2 में समझा दूंगा आपको, है ना। पार्ट 2 का वीडियो भी इसी वीडियो के 1-2 घंटे में आ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। रेडी हो बच्चों आज के सैंपल पेपर सॉल्यूशन 4th के साथ में, और वो भी पार्ट 1 की वीडियो को लेकर। बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, रेडी हो तो चलो बच्चों शुरू करेंगे। और हाँ, आप सभी को एक बार फिर से एडवांस में मेरी तरफ से आपके कल के पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट विशेष है। विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर 4 के पार्ट 1 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड का जैसे इंग्लिश में सेक्शन ए बोल सकते हैं, वो शुरू हो चुका है। अब इसमें टोटल आपके 18 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो आप सभी बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर करें लाइव चैट में या फिर अपने मन ही मन, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो किसको कहा जाता है बच्चों, फटाफट से बताइए। ओके वेरी गुड। एक बच्चा है हर्ष पूछ रहा है सर जी की सोशियोलॉजी की लाइव क्लास होगी कब। बच्चों सोशियोलॉजी की लाइव क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, पीवडी कोवर्टीन। वेरी गुड। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बच्चे जैसे कि सुमित, राहुल, ज्योति, दक्ष, रानी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, फैजान आमी जो भी है, तो सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया पहले का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6, यौगिक क्रियाएं कितनी होती हैं। तो हाउ मेनी कंपाउंड्स एक्टिविटीज आर देयर। यहाँ यौगिक क्रिया बेसिकली हमारी 6 होती हैं। ठीक है, नौली, धोती, मौली और वो 2-3 और होती हैं उस प्रकार से। तो कितनी होती है बच्चों यौगिक क्रियाएं, टोटल हमारी 6 होती है। अब देखो यौगिक क्रियाओं की जब हम बात ही कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको मैं यौगिक क्रियाओं का पूरा टॉपिक एक बार बता दूं, है ना। तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। बस एक सेकंड रुको। देखो यौगिक क्रियाओं की हम बात कर रहे थे ना, एक सेकेंड। ये देखो टोटल हमारी कितनी यौगिक क्रियाएं होती है बच्चों, टोटल 6 होती हैं। पहली होती है नैति। नैति बेसिकली नासिक मार्ग को साफ और शुद्ध करने की क्रिया होती है। धोती जो है ये आहार नली की सफाई करने की क्रिया होती है। नौली, एक नैति एक नौली है। नौली आमाशय अंगों की मालिश एवं सशक्तिकरण करती है। बस्ती आंत को धोने और सुदृढ़ बनाने की तकनीक है। कपालभाति मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए स्वास्थ्य तकनीक है। और त्राटक गहन ध्यान लगाने की एकाग्रता की शक्ति है। ठीक है, अब इसको एक चित्र के माध्यम से अगर आप समझना चाहें तो देखो षटकर्म शुद्धिकरण की यौगिक क्रियाएं, जिसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे नैति दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो नैति में क्या है, नासिक मार्ग को साफ किया जा रहा है। नौली में इस तरीके से है, फिर धोती में ये आता है, बस्ती में इस तरीके से, और त्राटक में ध्यान लगाना, कपालभाति में इस तरीके से आसन करके किया जाता है। ठीक है, तो षटकर्म की ये कुछ क्रियाएं होती हैं जो कि आपको इस तरीके से याद करनी है। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 6 हो गई ना,
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड। इसमें पूछा गया है जो समावेशी शिक्षा होती है, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना, अडेप्टेड एजुकेशन, इसकी आवश्यकता क्या है या फिर महत्व है, क्यों है? क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करती है, ठीक है, प्रत्येक छात्र को विशिष्टता को बढ़ावा देती है, यानी कि जो भी प्रत्येक छात्र की स्किल है उसको बढ़ावा देती है, ठीक है, बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक, सामाजिक कौशल को विकसित करना, ये भी ठीक है। मतलब कि कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, बी वाला, 1 2 3 4 आपका ये सभी सही है। तो हमारी जो इंक्लूसिव है, अडेप्टेड को तो वो बोलते हैं रूपांतरित, ठीक है ना, तो इंक्लूसिव बोलेंगे इसे, इंक्लूसिव एजुकेशन नीडेड एंड इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट ऑफ दिस पॉइंट्स आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला बच्चों, जो हमारी शारीरिक पुष्टि होती है इसके कितने घटक होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन फिजिकल फिटनेस। तो बच्चों फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल जो है ना वो 6 होते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, 6 आई थिंक या 5 होते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो अभी आपको मैं एक पूरा वो दिखा दूंगा टॉपिक, जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो शारीरिक पुष्टि के टोटल हमारे 5 घटक होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है बच्चों शक्ति, दूसरा गति, तीसरा सहन क्षमता, चौथा लचक और पांचवा होता है तालमेल संबंधी योग्यताएं। अब जैसे हम शक्ति की बात करते हैं तो उसमें शक्ति कई तरीके की होती है, एक होती है गतिशील शक्ति, एक होती है स्थिर, ठीक है, उसके बाद गति की बात आ जाती है। उसके बाद सहन क्षमता, सहन क्षमता 2 प्रकार की होती है कि एक तो होती है छोटी अवधि तक जब हम कोई काम करते हैं, एक होती है लंबी अवधि तक काम करना। लचक 2 प्रकार की होती है, एक होती है अक्रिय लचक, एक होती है सक्रिय लचक, है ना। तो इस प्रकार से जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा अच्छे तरीके से, है ना। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटकों को बढ़ाने के उपाय क्या होते हैं बच्चों, यानी कि जो आपके घटक हैं, जैसे आपको अपने शक्ति बढ़ानी है, गति बढ़ानी है, सहन क्षमता, लचक या तालमेल संबंधी योग्यताएं बढ़ानी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप हृदय वाहिका सहनशीलता, यानी कि आप दौड़ लगा सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। मांसपेशी शक्ति को बढ़ाने के लिए मांसपेशी सहनशीलता, ठीक है, लोच यानी कि स्थिर खिंचाव, गतिशील खिंचाव वाले व्यायाम। सारी संरचना के लिए आप संतुलित आहार ले सकते हैं, हृदय वाहिका संबंधी व्यायाम कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों आपका यहाँ पे, जो कि आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये हो गया बच्चों सारे पुष्टि के घटक। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल हो गए हमारे 5 घटक, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 5th कि अभिकथन हमसे ये कहता है प्राथमिक चिकित्सा वह देखभाल है जो किसी घायल व्यक्ति को चिकित्सीय रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा उपचार से पहले दी जाती है। यानी कि मान लीजिए किसी को चोट लग गई है तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को सबसे उसका जो मेन इलाज है उस इलाज से पहले उपचार देने को प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, जिसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्यों दी जाती है ये इसलिए दी जाती है ताकि सही और सटीक प्राथमिक उपचार किसी घायल व्यक्ति को संरक्षित करने में मदद करता है। यानी कि उससे जो चोट लगी है, जो भी उसको दिक्कत हो रही है, उसको हाई लेवल तक ना पहुंचे वो, ठीक है ना, वो बेसिकली उसको आराम मिले, संरक्षित हो वो, इसलिए दी जाती है। तो क्यों दी जाती है ये भी पता चलेगा। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इंग्लिश में देख लेंगे कि फर्स्ट एड इज द केयर गिवन to injured person by medically trained person before treatment. Because of that, the correct and accurate first aid can help to save an injured person. That's why both A and are true and the reason is correct explanation of assertion. Okay? बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 6। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जैसे कि आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, ये कब शुरू हुए थे? पहले तो ये बताओ बच्चों कि खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है इसकी कब शुरुआत हुई थी। मैंने कल आपको बताया था बच्चों, जो खेलों के मामले में जो खेल युवा मंत्रालय है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कब की थी इसका एक डेट बताओ मुझे एक बार, देखते हैं किस किस बच्चे को पता है इसकी डेट। 2015 नहीं, दक्ष और सुमित एकदम सही है, 2017 में की थी, ठीक है, 2017 में। अब ये बताओ कि खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल हैं जैसे कि आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, ये कब शुरू हुए थे बच्चों? फटाफट से बताएंगे एक बार। वेरी गुड, बी हो जाएगा। नहीं, बी नहीं होगा, 2020, ठीक है ना, 2020 में ये खेल खेले गए थे। तो याद रखना बच्चों, अगर खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात की जाए कब शुरुआत हुई तो 2017 में, लेकिन खेलो इंडिया शीतकालीन खेल तो ये 2020 में, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ए हो जाएगा। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए खेलो इंडिया के बारे में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, जब हम लंबे समय तक किसी निश्चित शक्ति का विरोध करने की क्षमता रखते हैं
तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कि आपकी ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि एक लॉन्ग टाइम तक आप किसी भी फोर्स को बेसिकली रेसिस्ट करते हैं या उसको रोके रखते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आप कोई भी काम करें उसको लगातार किए जा रहे हैं, तो ऐसी पावर को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, बी बोलेंगे, सहन शक्ति। वाओ, इसे हम स्टेमिना बोलेंगे, सहन शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8, इसमें दो चीजें हैं। जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे इनकी शुरुआत कब हुई थी और अंत कब हुआ था? तो आप सभी को पता है बच्चों, शुरुआत कब हुई थी, अंत, देखो अंत तो सभी को पता है कि रोमन के राजा थियोडोसिस I के द्वारा इनका अंत किया गया था, लेकिन कब और शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई थी बच्चों 776 बीसी में और अंत हुआ था 394 AD में। दैट मीन्स ऑप्शन जो डी है ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9। अब इसमें पूछा गया है ओलंपिक ध्वज के रंगों तथा महाद्वीपों का मिलान कीजिए। देखो रंगों की जहां तक बात रही तो मैं देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका होता है ब्लू, ठीक है, ये वाला जो है ये होता है ब्लैक और ये जो है होता है आपका रेड। नीचे की तरफ आएंगे तो ये होता है आपका येलो और ये जो है आपका ये होता है ग्रीन। तो ये 5 छल्ले होते हैं, ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब इसमें बहुत ही आसान होता है पहचानना, जैसे कि अफ्रीका है तो अफ्रीका के लिए कौन सा रंग होता है बच्चों? काला, यानी कि पहले का सी, ये देखो पहले का सी एक और पहले का सी ये वाला। अब एक और देख लो, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिका किस रंग के लिए प्रतीक है? ये लाल के लिए है, यानी कि दूसरे का ए। तो ये रहा बच्चों दूसरे का ए। अब मिल गया हमको आंसर। ठीक है, तो एशिया के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? एशिया के लिए पीला वाला, ठीक है, तीसरे का बी। और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा, यानी कि चौथे का डी हो जाएगा। तो जो 5 रंग होते हैं ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, इसमें से जितने भी रंग थे उसके किस किस महाद्वीप को वो दर्शाते हैं। अब आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? जी सर, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब सेम इसी को इंग्लिश में देख लेंगे कि मैच द कलर्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग एंड द कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका का ब्लैक है, अमेरिकन रेड है, एशिया येलो है, ऑस्ट्रेलिया ग्रीन ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। इसमें पूछा गया है कि एक जो CWSN बच्चा होता है, दिव्यांग बच्चा, इसके साथ में व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन होता है? ठीक है, हु इज टीचर हु डील्स विद CWSN। तो CWSN के साथ में कौन डील करता है बच्चों? डील करता है शारीरिक शिक्षा का शिक्षक या फिर विशेष, इन दोनों में से कोई एक है। फटाफट से बताएंगे कौन डील करता है? ए वाला। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग से बच्चों को विशेष शिक्षक करता है, यानी कि एक स्पेशल टीचर करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा होती है ये किस स्थिति में दी जाती है? यानी कि जो फर्स्ट एड होता है बच्चों, ये किस स्थिति में दिया जाता है? ये तब दिया जाता है जब अचानक से कोई बीमारी हो जाए, अचानक से कोई चोट लग जाए, ये उस टाइम पे दी जाती है। इन केस ऑफ सडन इलनेस और इंजरी देन द फर्स्ट एड इज गिवन। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 12। इसमें पूछा गया है स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लक्ष्य क्या रोकना होता है? यानी कि जब हम हेल्थी, आप ये समझिए कि हेल्थी रहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ये किस चीज को रोकता है हमारे शरीर में जब हम हेल्थी रहते हैं? ओके, एक बच्चा कह रहा है सर सोशियोलॉजी के एक बार फिर से लाइव बना दीजिए। बच्चों लाइव ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है ना, अब आप वहां से जाके देख सकते हो। मैंने टोटल आपके सोशियोलॉजी के लिए 4 पेपर करवा दिए, ठीक है ना। अब आप जाओ और लाइव वाले में देख लो अगर आपको देखना है तो। ओके, चलिए क्योंकि फिजिकल और हिंदी की तैयारी करेंगे अब हम लोग। डी हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे है ना बीमारी को रोकना हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, मतलब शारीरिक संबंधी पुष्टि है, इसका लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है हमें आसन की पहचान करनी है कि कैसे आसन होते हैं, जैसे कि ये किस प्रकार के आसन के उदाहरण है, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, गौमुखासन आदि। और ये ऐसे आसन हैं जिन्हें शांत वातावरण में किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है। आप तो आंसर समझ गए होंगे, ध्यान करने की शक्ति किससे बढ़ती है बच्चों? ओके सर, हमारा पेपर है आज, हमें पता है बच्चे, इसीलिए मैंने आपकी सुबह 6 बजे लाइव ली थी, ठीक है, और उसमें कम से कम कुछ 1000 बच्चे तक ज्वाइन हुए थे। अभी तक उस वीडियो को 1000 बच्चे तक देख चुके हैं। चलो वेरी गुड। ध्यानात्मक आसन कहलाते हैं, क्या होते हैं? ध्यानात्मक आसन, ठीक है। सेम इंग्लिश में देख लेंगे तो आपका मेडिटेशनल आसन यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 14। इसमें पूछा गया है इनमें से किसे खरगोश मुद्रा भी कहते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा आसन है जिसको बच्चों खरगोश मुद्रा के नाम से जाना जाता है?
ठीक है, तो वो कौन सा आसन होता है बच्चों, फटाफट से बताएं। क्या बात है, वेरी गुड। संसाक्षण, क्या बोलते हैं इसको, संसाक्षण। ठीक है, किसके अंतर्गत ये जो आसन होता है रैबिट पोज वाला, ये होता है। ठीक है, समझ गए अच्छे से? जी सर, आ गया समझ, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन 15। इसमें हमें अभिकथन कारण दिया गया है। तो अभिकथन हमसे ये कहता है कि अक्षमता या शिष्टाचार ये दिशा निर्देशों का एक ऐसा समूह है जो विशेष रूप से विकलांग और अक्षम व्यक्ति से संपर्क करने के तरीके से संबंधित है। ठीक है, अक्षमता या शिष्टाचार क्या है बच्चों, ये कुछ ऐसे दिशा निर्देश होते हैं, कुछ ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी अक्षम व्यक्ति से संपर्क साधते हैं। रीजन, अक्षम शिष्टाचार विकलांग के साथ सम्मान पूर्वक और विनम्रता से संवाद करने और बातचीत करने को संदर्भित करते हैं। एक तरफ बता दिया गया है अक्षमता शिष्टाचार होते क्या हैं, दूसरी तरफ इनका उपयोग क्यों किया जाता है, इसलिए ताकि विकलांग के साथ सम्मान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक संवाद किया जा सके, बातचीत की जा सके। तो सही भी है और बिल्कुल सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए सेम इंग्लिश में देख लेंगे। आशीषन कहता है कि डिसेबिलिटी एटिकेट इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट डील स्पेशली विद हाउ टू अप्रोच अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। Because of that, disability etiquettes refer to communicating and interacting respectfully and politely with the people with disabilities। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका, करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुकूली शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि जो हमारी अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन होती है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो रूपांतरित कह लीजिए, अनुकूलित कह लीजिए, इसका क्या होता है, सबसे पहला तो शारीरिक फिटनेस को विकसित करना, यानी कि टू डेवलप फिजिकल फिटनेस। सेकंड, सामाजिक कौशल को विकसित करना, यानी कि टू डेवलप सोशलाइजेशन स्किल, बिल्कुल ठीक है। आत्मसम्मान में वृद्धि करना, टू डेवलप सेल्फ स्टीम, ये भी ठीक है। दैट मीन्स कौन सा सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, उपरोक्त तो सभी, यानी कि डी वाला। मैं देख रहा हूँ चैट सेक्शन पूरा भर दिया आपने डी 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 करके चलिए बहुत अच्छा लगा। जिस भी बच्चे ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें बच्चों। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें है शारीरिक पुष्टि के अंगों के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। अभी मैंने आपको शारीरिक पुष्टि के जो अंग वगैरह थे इन सभी को बताया। अब मैं आपका एक टेस्ट भी लेता हूं, रिवीजन भी करता हूं। जैसे देखो, पहला है हमारा शक्ति। तो शक्ति क्या दर्शाता है शारीरिक पुष्टि में, ये हमारे कार्य करने की शारीरिक क्षमता को दर्शाता है। ठीक, गति क्या दर्शाता है, तो गति जो है ना ये एक ही तरह की क्रिया को बहुत तेज गति से करने को दर्शाता है। तीसरी है सहन क्षमता, जब हम किसी कार्य को या फिर किसी भी अपने वर्क को अधिक से अधिक समय तक जारी रख पाते हैं उस योग्यता को सहन क्षमता बोलते हैं। लचक क्या है, लचक जोड़ों में गति की क्षमता होती है या फिर ये उनका लचीलापन होता है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा हो जाएगा, 17 का आंसर ए वाला होगा। 1 2 3 4 मतलब 1 2 4 नहीं। देखो, शारीरिक पुष्टि के अंगों का क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी। अब ध्यान से समझ लो इसको। सबसे पहला है शक्ति। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो कार्य को करने के लिए हमें जो सारी क्षमता चाहिए, जो फिजिकली हमें एक क्षमता चाहिए, उसको बोलते हैं। और गति का मतलब होता है कि आप किसी भी काम को, किसी भी क्रिया को कितनी तेज गति से पूरा करते हैं। और सहन क्षमता होता है कि आप किसी भी काम को लंबे समय तक कैसे जारी रख पाते हैं। और लचक होता है कि किसी काम के लिए आपकी गति की जो क्षमता है, जो लचीलापन है, वो आता है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, 1 2 3 4 ये सारी की सारी बातें आपके यहाँ पे करेक्ट है। सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली अबाउट पार्ट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस केयरफुली। तो स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीजें सही हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है फिजिकली एबिलिटी टू वर्क। स्पीड, performing the same type of activity at a very fast speed. And endurance, ability to continue work for as long as possible. And flexibility, the ability of movement in joints or the flexibility. That means C is the correct answer. Okay, अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि हमारे जो सबसे पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स थे, ये तो आपको पता चल गया कि कब खेले गए थे।
लेकिन ये बताओ कि कहाँ खेले गए थे, कहाँ पे आयोजित किए गए थे। वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड, कहाँ खेले गए थे बच्चों? ए, वेरी गुड, लेह एवं गुलमर्ग में। ठीक है, कहाँ पे? लेह एवं गुलमर्ग में। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन नंबर ए था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। ओके, तो फाइनली बच्चों आज के सेशन का खंड नंबर ए यानी कि सेक्शन ए हमारा शुरू हो मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से बताओ बच्चों, आपके 18 आउट ऑफ एमसीक्यू में क्या स्कोर रहा है, ताकि मैं भी तो देखूं कौन से बच्चे ने कितने आंसर दिए एकदम सही सही। फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। उबेश मंसूरी सर जी 17, सत्यम 15, ज्योति 15 और फैजान 18 में से 18। अरे वाह। रानी 16 एंड उसके बाद में फिर है यहाँ पे, ठीक है, पासवान जी 13, सुमित 13, अभिषेक 15, वेरी गुड। उसके बाद हर्ष के हैं 15 और तिया राठौर 15। चलिए अच्छी बात है, सबका अच्छा स्कोर एक तरीके से देखा जाए। नाम हुसैन 18 आउट ऑफ 18। अरे वाह, मजा आ गया। चलो, तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया और स्कोर जो था वो पता ही चल गया। बाकी अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले सेक्शन को, ठीक है, जो कि है सेक्शन नंबर बी। तो खंड बी के अंदर अगर देखा जाए तो 2 नंबर के टोटल हमारे 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चन में ही 6 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन में ही चॉइस है, अथवा नहीं है, सीधा क्वेश्चन में ही चॉइस है कि इन 5 में से कोई भी, मतलब 6 में से कोई भी 5 कर लो। ठीक है, तो आओ बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के मिशन के कोई 2 मिशन लिखो, यानी कि ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था, आखिर इसका उद्देश्य या फिर मिशन क्या था। ठीक है, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य कह लीजिए या फिर मिशन कह लीजिए। सबसे पहला, बिना किसी लिंग भेदभाव के सभी आयु वर्गों में खेल की बढ़ोतरी करना, यानी कि बिना किसी स्त्री या पुरुष के भेदभाव के खेलों में जो खेल है उसकी बढ़ोतरी करना है। दूसरा, युवाओं व बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी कि भारत में स्थित जितने भी युवा हैं, जो बच्चे हैं, इनका पूर्ण और समग्र विकास हो। सर्वांगीण का मतलब हो गया मानसिक, स्वास्थ्यिक, शारीरिक, सामाजिक, हर एक तरीके का विकास। ठीक है, लिंग समानता, क्योंकि जब खेल खेले जाएंगे तो स्त्री और पुरुष यानी कि लड़के और लड़की साथ मिलकर खेल खेलेंगे, जिससे कि लिंग समानता आएगी। साथ ही खेलों के माध्यम से सभी एथलीट और सभी लोगों में स्वास्थ्य जीवन शैली को विकसित किया जा सकता है, ये इनका उद्देश्य था। इसके अलावा खेलों के द्वारा अपने देश के गौरव और आर्थिक जो स्थिति है इसको विकसित करना है, क्योंकि जब खेल खेले जाते हैं तो उससे रिवेन्यू भी बहुत सारा बनता है और एक नेशनलिटी जो है वो भी यहाँ पे अच्छी बनती है। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के क्या क्या मिशन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेम इंग्लिश मीडियम में कि राइट एनी 2 मिशंस ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द यूथ चिल्ड्रन है, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन ऑल एज ग्रुप्स विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एंड 5th है कि डेवलपिंग नेशनल प्राइड एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्पोर्ट्स। इस तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 20, आसन का वर्गीकरण कीजिए। बच्चों आसन ना 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ध्यानात्मक आसन, एक होते हैं विश्लेषणात्मक और सबसे आखिरी होते हैं संवर्धनात्मक। अब कौन कौन से कैसे कैसे हैं, तो ध्यानात्मक आसन करने से व्यक्ति के ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, इसीलिए इन आसनों को बिल्कुल शांत वातावरण में किया जाता है, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन या फिर गौमुखासन। उसके बाद विश्रात्मक आसन, दरअसल विश्रात्मक आसन करने से व्यक्ति को शारीरिक मानसिक थकावट दूर होती है और पूर्ण विश्राम मिलता है, जैसे कि संसकासन हो गया, जिसे रैबिट मुद्रा भी कहते हैं, श्वासासन या मकरासन हो गया। फिर आता है बच्चों संवर्धनात्मक आसन। ये आसन दरअसल हमारे शारीरिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंहासन, हलासन, मयूरासन, और यह प्राणायाम प्रत्याहार धारणा को समृद्धि देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। तो आसन का वर्गीकरण इन 3 प्रकार से किया जाता है। ध्यान से ध्यान मिलता है, विश्राम से विश्राम मिलता है, और संवर्धनात्मक से बेसिकली आपका शरीर का जो विकास है वो होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे देखना था। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कि क्लासिफाई आसन, द क्लासिफिकेशन ऑफ आसन इज एज फॉलोज। तो मेडिटेटिव,
रिलैक्सेशनल एंड डेवलपमेंटल, इस तरीके से। ओके, चलिए अब है अगला क्वेश्चन नंबर 21। योग निद्रा किस प्रकार की अवस्था है, यानी कि योग निद्रा का जो मीनिंग है वो क्या है ये बताना है। तो देखो, योग निद्रा शब्द संस्कृत शब्द योग का अर्थ है मिलन या पूर्ण जागरूकता, और निद्रा का अर्थ होता है नींद। तो बेसिकली देखो, सबसे पहली बात, जो हमारा संस्कृत का शब्द है योग, इसका अर्थ होता है मिलन या फिर पूर्ण जागरूकता, और निद्रा का मतलब होता है नींद। अर्थात योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर ऐसा तो लगेगा कि सोता हुआ है, लेकिन चेतना जागरूकता के गहरे स्तर पे काम कर देती है। यानी कि शरीर ऐसा लगेगा कि व्यक्ति सो रहा है, लेकिन उसकी जो मानसिक चेतना है वो बहुत ऊपर लेवल पे होगी। योग निद्रा विश्राम के लिए एक प्रभावी तकनीक है और तनाव प्रबंधन और कल्याण की दिशा में मदद करता है। यानी कि अगर आपको विश्राम करना है, आपको तनाव प्रबंधन करना है, यानी कि तनाव से मुक्ति पानी है, आपको कोई टेंशन हो रही है, तो आप इस योग निद्रा को कर सकते हो। सिंपल सा क्या करना है, आपको जमीन पे लेट जाना है, अपने हाथों को जमीन पे छुआना है, मतलब जैसे होता है कमर के पास रख के जमीन पे रखने हैं, और अपने आप को, अपने शरीर को ऐसा छोड़ दो कि शरीर में कुछ है ही नहीं, और बस अपना ध्यान किसी एक टॉपिक पे केंद्रित करो, इस तरीके से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, जो कि आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज योग निद्रा। तो योग निद्रा क्या होती है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के कोई 6 कारण लिखिए। यानी कि जो हमें अक्षमताएं होती हैं इसके क्या रीजन होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के 6 कारण। देखो, वैसे तो सबसे बड़ा रीजन होता है वंशानुगत होना, यानी कि वंश के आधार पे, परंपरा के आधार पे भी हो सकता है। इसके अलावा किन्हीं किन्हीं संक्रामक रोगों की वजह से ऐसा हो सकता है। साथ ही कभी हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही ना हो तो इस वजह से भी हो सकता है। बचपन में टीकाकरण गलत हो गया हो तो इस वजह से, यानी कि गलत दवा के इस्तेमाल से भी हो सकता है। इसी के साथ साथ कुपोषण, रुकावट, बीमारी, जहर, नाभिकीय दुर्घटना, नशीले पदार्थ तथा हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा की कमी, इन सभी से अक्षमता विकसित होती है। ठीक है, तो अक्षमता कैसे विकसित होती है, कैसे क्या होता है, आई होप अब आप सारी चीजें समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से दोबारा से समझ लो एक बार। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें अक्षमताओं के कारणों की, तो वंशानुगत होता है किसी रोग की वजह से, मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से, कुपोषण, गलत दवा के इस्तेमाल से, नशीले पदार्थ से, हानिकारक तत्वों के इस्तेमाल से, किसी भी बीमारी से या फिर किसी दुर्घटना से भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए बच्चों, सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि राइट एनी 6 कॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। तो 6 कॉज के डिफरेंट टाइप्स डिसेबिलिटीज के, उसे आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई तथा इसमें शामिल नए नए त्योहारों के नाम बताओ। देखो, खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत खेल युवा मंत्रालय ने 2017 में की थी। अब इसमें शामिल नए त्योहार, सबसे पहला तो है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। दरअसल शीतकालीन खेल जो है ना, वो शीत ऋतु में, यानी कि बर्फ इत्यादि में खेले जाने वाले खेल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आइस हॉकी है, आइस स्केटिंग है, तो ये सभी कब खेले जाते हैं, शीत ऋतु में, यानी कि बर्फ के ऊपर, है ना। और इन खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की शुरुआत कब हुई, 2020 में। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल भारत के बीच मुकाबले 2020 में शुरू हुए थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे समझा सकते हो बच्चों। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई और इसमें शामिल नए नए त्योहारों के क्या क्या नाम हैं। सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि व्हेन वाज द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड एंड नेम दैट न्यू स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स इंक्लूड इन इट। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए 2 नंबर का अगला क्वेश्चन कि जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों, जोखिमों को कैसे रोका जा सकता है, कुछ 4 बिंदु लिखिए। तो बच्चों, जीवन शैली में बदलाव के द्वारा हम स्वास्थ्य के खतरों, जोखिमों को कई तरीके से रोक सकते हैं। जैसे कि जब हम जीवन शैली में अच्छा बदलाव करते हैं, हम योग करना शुरू करते हैं, अच्छा आहार लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्या नाम है, बाहर टहलना शुरू कर देते हैं, तो इन सभी से क्या होता है, इन सभी से मोटापा, उच्च रक्तदाब और हृदय, ऐसी जो आदतें होती हैं, मतलब ऐसे जो डिफंक्शंस होते हैं, वो हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, भोजन करने की जो स्वास्थ्यप्रद आदतें हैं वो हमारी इससे अच्छी हो जाती हैं। इसके अलावा टीवी देखने की सीमित अवधि, यानी कि हमें जो है ना अपनी टीवी देखने की जो अवधि उसे सीमित करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे माइंड पे और हमारी सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। अगर धूम्रपान करते हो
तो धूम्रपान को त्यागो। और सबसे जरूरी है बच्चों पर्याप्त निद्रा। एक स्टूडेंट लाइफ में आपको कम से भी कम 7 से लेके 8 घंटे की नींद तो चाहिए चाहिए, ठीक है, कम से कम 7 से 8 घंटे की। इसके अलावा चोट के बचाव के उपाय और मदिरा का सीमित मात्रा, यानी कि मदिरा का पहले तो उपयोग मत करो, और किया भी जा रहा है तो सीमित उपयोग रखो उसका, ठीक है, ये चीजें हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको समझ में आ चुका होगा कि जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरे को, जोखिमों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा सेम इंग्लिश मीडियम में हाउ कैन हेल्थ हैजार्ड्स एंड रिस्क बी प्रिवेंटेड बाय चेंजिंग लाइफस्टाइल, राइट एनी 4 पॉइंट्स। ओके, तो एक बार सारे बच्चे फटाफट से मुझे ये बताओ कि सेक्शन नंबर बी के जितने भी हमारे 2 नंबर के 6 क्वेश्चन थे, क्या आपको समझ में आ गए? अगर समझ में आ गए तो फटाफट से लिखेंगे यस सर जी, ताकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई आपको सब कुछ समझ में आ गया। और साथ ही जिस बच्चे ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करो और अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, फटाफट से बताएंगे यस सर जी, ओके सर, ओके सर। एक बच्चा कह रहा है नो सर, नो जी। एक बच्चे है सानिया, सर मैं अभी आई हूं। सर जी आपने क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम पढ़ी थी? मैंने कौन सी स्ट्रीम पढ़ी थी? मैंने भी आर्ट्स से ही पढ़ी थी, ठीक है। और एक मजे की बात बताऊं, मैंने जब आर्ट्स पढ़ी थी ना, तो ना तो मेरे पास फिजिकल था, ठीक, और ना तो मेरे पास इको था, और ना ही मेरे पास सोशलॉजी था, इवन ना ही मेरे पास एसकेटी यानी कि संस्कृत था। लेकिन आज मैं इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से हमारा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो इतना बढ़िया हो गया है कि अब किसी भी टॉपिक को ना, जैसे कहानी होती है वैसे अच्छे से हम समझा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सम अदर टॉपिक्स जैसे कि मैथमेटिक्स में हो जाते हैं, उस हिसाब से तो वो अलग बात है। बाकी और टॉपिक तो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है, चलो आ गया समझ में, तो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर का खंड गा यानी कि सेक्शन सी हमारा शुरू हो चुका है। अब सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के फिर से हमारे 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी 2 नंबर के 5 थे, अब 3 के होंगे। नहीं नहीं सर, हैं तो 3 नंबर के 6, लेकिन हमें 5 करने हैं। हाँ बिल्कुल सही, 3 नंबर के आपको 5 करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 25 कहता है ओलंपिक के मूल्यों को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो ओलंपिक खेल होते हैं इसके मूल्य क्या क्या होते हैं ये आप बताइए। ओके, तो ओलंपिक के मूल्य क्या होते हैं? ओलंपिक मूल्य में सबसे पहला होता है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता मतलब खेल में व पेशेवर जिंदगी में सर्वोत्तम बनना। अर्थात श्रेष्ठता क्या कहलाती है? श्रेष्ठता ओलंपिक मूल्य क्या कहता है कि चाहे खेल हो, चाहे तुम्हारी पेशेवर जिंदगी हो, इसमें तुम सर्वोत्तम बनो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हें इसमें जीतना है, महत्वपूर्ण ये है कि तुमने इसमें जीतने के लिए संघर्ष किया। अब इस वजह से तुम्हें शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति का स्वास्थ्य संयोजन मिलेगा, इसका आनंद मिलेगा। तो श्रेष्ठता ये दर्शाती है। इसमें यह भावना नहीं होती कि हम जीतेंगे हारेंगे, इसमें यह भावना होती है कि हमने संघर्ष किया इसके लिए, जिसकी वजह से हम शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति के तौर पे अच्छे बने। दूसरा आता है आदर। आदर जो है आत्मसम्मान, दूसरों का आदर करना, इनकी रिस्पेक्ट करना, दूसरे खिलाड़ियों की, प्राकृतिक वातावरण व नियम विनियमों का सम्मान इसमें शामिल है। यानी कि जैसे आपने वो सिडनी ओलंपिक शपथ पढ़ी थी ना, आपको बताई थी 2 नंबर में, तो वैसे ही आप जो है ना इन सभी का पहले तो अपने अंदर आत्मसम्मान की वृद्धि करते हैं, दूसरों का आदर भी करते हैं, ठीक है, जो भी खेल के नियम होते हैं इन सभी का पालन करते हैं। फिर आता है मित्रता। ओलंपिक खेलों का सार व केंद्र बिंदु होता है ओलंपिक मूल्य में मित्रता, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से एवं विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच आपसी समझ व तालमेल को बढ़ावा देना, ये इसका काम होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया मित्रता वाला। चलिए अब सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि डिफाइन दी ओलंपिक वैल्यूज। तो एक होती है एक्सीलेंस, फिर रिस्पेक्ट एंड द फ्रेंडशिप, यानी कि ERF, ठीक है, ERF। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 26। जब हम योग निद्रा करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं? तो बच्चों योग निद्रा के फायदे, सबसे पहला गहरा विश्राम पैदा करता है। अब चलो 1 मिनट रुक जाओ। योग निद्रा की जब हम बात ही कर रहे हैं तो मैं योग निद्रा का आपको टॉपिक ही बता देता हूं, ठीक है, कहीं फिर आपको दिक्कत ना हो जाए। मैं आपको ये योग निद्रा का पूरा टॉपिक ही बता देता हूं, रुको। योग निद्रा हाँ देखो भाई, ये रही आपकी योग निद्रा के सारे पॉइंट। ठीक है,
देखो ये तो भी आपको मैंने बता दिया था 2 नंबर में, योग निद्रा के माध्यम से। देखो योग निद्रा के माध्यम से तनाव का प्रबंधन। दरअसल संस्कृत शब्द योग का अर्थ है मिलन या पूर्ण जागरूकता, और निद्रा का अर्थ होता है नींद। तो योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर सोता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन चेतना होती है जागरूकता के गहरे स्तर पे। यानी कि शरीर लगेगा सो रहा है, लेकिन चेतना जो है ना, मन के अंदर, दिमाग, वो सबसे अहम लेवल पे होता है। योग निद्रा विश्राम के लिए एक प्रभावी तकनीक है और तनाव प्रबंधन और कल्याण की दिशा में मदद करते हैं। अब इसके चरण को अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसके अलावा इसके फायदे की जहां तक बात रही तो फायदे देख लेते हैं। सबसे पहला योग निद्रा का फायदा होता है कि गहरा विश्राम पैदा करता है और तनाव और चिंता को कम करता है। पहले तो गहरा विश्राम तनाव और चिंता कम करता है। डिप्रेशन इसको कम कर देता है। दर्द और दवाओं पर जो निर्भरता होती है इसको कम कर देता है। साथ ही अनिद्रा यानी कि जब नींद नहीं आए तो इस आसन को करने से आपको नींद आती है और अच्छी नींद आती है, बहुत बढ़िया। सीखने की क्षमता और नए कौशल को अधिग्रहण करने में सुधार भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से योग निद्रा के ये फायदे हैं। क्या क्या? गहरा विश्राम देना, तनाव चिंता को कम करना, डिप्रेशन को कम करना, दर्दों से दवाओं से निर्भरता कम करवाना, अनिद्रा से राहत, नींद की अच्छी गुणवत्ता, सीखने में क्षमता, नए कौशल को अध्ययन करने में सुधार, इस तरीके से। ठीक है, चलिए सेम इंग्लिश मीडियम में राइट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ योग निद्रा। तो 3 बेनिफिट्स क्या है योग निद्रा के, इन सभी के बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 27। अक्षमता शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं और यह संचार को कैसे विकसित करते हैं? तो अक्षमता शिष्टाचार आपको बता चुका हूं। अक्षमता शिष्टाचार यह दिशा निर्देशों का यानी कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस का एक समूह है जो विशेष रूप से विकलांग यानी कि अक्षम व्यक्ति से संपर्क करने के तरीके से संबंधित है। अक्षमता शिष्टाचार विकलांग के साथ सम्मानपूर्वक और विनम्रता से संवाद करने और बातचीत करने को संदर्भित करता है। ठीक है, अब यह संचार को कैसे विकसित करता है? दरअसल संबंधित व्यक्ति से सही से बातचीत करनी चाहिए। यानी कि अक्षमता शिष्टाचार के तहत हम जो भी जिस CWSN बच्चे से बात करने वाले हैं तो उस व्यक्ति से, उस बच्चे से हमें एकदम सही तरीके से बात करनी चाहिए। संप्रेषण दोनों तरफ होना चाहिए, यानी कि सीधे व्यक्ति से बात करना, उनके साथ जाने वाले व्यक्ति से नहीं, उनके साथ चाहिए संबंध स्थापित करें। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप जो है ना एक इस CWSN बच्चे से मिलने गए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट तो पहुंच नहीं जाओगे, आप जाओगे किसी टीचर के माध्यम से इसके पास में, है ना। तो आपको ना उस टीचर से बात करने के बजाय सीधा इस बच्चे से बात करनी है। ठीक है, सीधा उस बच्चे के साथ में संपर्क स्थापित करना है, ना कि ये अच्छा ये इसके बारे में ये था, अच्छा इसके ये पढ़ता कैसा, ऐसे नहीं। डायरेक्ट उसी से पूछो, बच्चे आपको क्या हुआ, ठीक है, आप कैसे हो, आपने कहाँ तक क्या करा है, ठीक है, आपकी स्किल क्या है ना। तो सीधे संपर्क उसी से स्थापित करो। तो ये हो गया संचार के बारे में। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो संचार पुस्तक या संचार उपकरण का उपयोग करो। कई बार होता है ना डिसेबिलिटी ऐसी है जैसे वो सुन नहीं पाते हैं या फिर वो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं लिख नहीं पाते हैं या फिर पढ़ नहीं पाते, तो उसके लिए अलग तरीके के उपकरणों का उपयोग करो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता है तो आपने संचार की पुस्तक ली, यानी कि किताब ली, एक कॉपी ली, उस पर लिख के पूछा बच्चे तुम कैसे हो, ठीक है ना, तुम्हारी क्या आपको स्किल क्या आती है, इस तरीके से, है ना। पना स्वर धीमे रखें, यानी कि आपको जो है ना पना नहीं अपना आएगा यहाँ पे ना अपना आएगा दरअसल, ठीक है ना। आपको अपनी जो आवाज है वो धीमी रखिए। व्यक्ति के साथ धीरे धीरे स्पष्ट रूप से संवाद करें, यानी कि CWSN बच्चे के साथ में आपको बिल्कुल धीरे धीरे और उसे प्रेम से बात करनी है, बिल्कुल प्रेम से, ठीक है। उन्हें जवाब देने का समय दें, उनसे कहें आपके पास समय, आप आराम से जवाब दीजिए। यदि आवश्यक हो तो कहें वह व्हीलचेयर का उपयोग करती है। अपंग, बहरे और गूंगा या मंदबुद्धि से नकारात्मक अपमानजनक पुराने शब्दों का प्रयोग ना करें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी जो है ना एक व्हीलचेयर वाले व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो ये उसका उपयोग करता है, तो आप उससे ये ना बोलें अरे ये तो अपंग है, ये तो बहरा है, ये तो गूंगा, ये तो मंदबुद्धि है, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें। आप उससे ये बोलें कि यह तो व्हीलचेयर का उपयोग करती है, ऐसे बोलना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये तो गूंगा है, ये तो अपंग है, ये तो बहरा है, ये तो मंदबुद्धि है, ऐसे शब्द नहीं, एकदम प्रेम से। इसीलिए शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग जैसे संबंधों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए? विकलांग या फिर दिव्यांग, ऐसे शब्दों का उपयोग ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे फटाफट से मुझे ये बताओ
कि ये जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना, अक्षमता, शिष्टाचार और संचार कैसे विकसित किया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? फटाफट से बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो यस सर लिखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डिसेबिलिटी एटिकेट्स एंड हाउ डज इट डेवलप कम्युनिकेशन। तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं और कम्युनिकेशन कैसे से स्टेब्लिश होता है, इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, यस सर जी, ओके चलिए बहुत बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, इसमें पूछा गया है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी करियर को समझाओ। मतलब कि शारीरिक शिक्षा में दो तरीके का करियर, एक तो शिक्षण यानी कि पढ़ाने के मामले में, एक है स्वास्थ्य संबंधित यानी कि आपको हेल्थ के मामले में बताना है कि आप शारीरिक शिक्षा को पढ़ के एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में कहाँ कहाँ पे अपना फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित करियर और शिक्षण। पहले बात करेंगे शिक्षण से संबंधित करियर। देखो बच्चों, शारीरिक शिक्षा को एक व्यावसायिक क्षेत्र माना जा चुका है और यह करियर के लिए, ये करियर उनके लिए उचित है जिनकी रुचि शिक्षण करियर में होती है। यानी कि आज के टाइम पे जो फिजिकल एजुकेशन है बच्चों, इसको एक बहुत बड़ा व्यवसाय का क्षेत्र माना जा चुका है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा शिक्षण करियर के अंतर्गत अध्यापकों के बहुत स्तर के कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अध्यापन कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल में है वहाँ पे अध्यापन करवा सकते हैं, कर सकते हैं। माध्यमिक स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, पीटीआई बन सकते हैं, इस तरीके से। ओके, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी करियर। अब स्वास्थ्य के मामले में जैसे देखो, आधुनिक युग में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिटनेस को लेके बेसिकली चिंतित हैं। इसीलिए सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य के बारे में सचेत करना, ठीक है, और जो वो हष्ट पुष्ट स्वास्थ्य चाहते हैं, एक अच्छी जो स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, उसको आप अपने क्षेत्र के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। यानी कि उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको जनरल इंस्ट्रक्शंस बता सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, ऐसे करियर हैं। ठीक है, तो देखो शिक्षण के मामले में आप अध्यापन कर सकते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो स्कूल्स वगैरह हैं और विश्वविद्यालय। और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य की बात करें तो आप एक फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं, आप आपकी जो अपनी एक एनजीओ है उसको खोल सकते हैं। ठीक है ना, आप डेली बेसिस से पार्क में जाके जो योगा वगैरह नहीं करवाते हैं, वैसे योगा वगैरह करवा सकते हैं, है ना, इस तरीके से। ओके, आई होप अब आप यहाँ पे समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन 28। अब सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि एक्सप्लेन टीचिंग एंड हेल्थ रिलेटेड करियर्स इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो टीचिंग एंड हेल्थ रिलेटेड करियर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए। एंड हेल्थ रिलेटेड करियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी सर, आ रहा है समझ। चलो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 29। इसमें पूछा गया है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया और इसकी दो शक्तियां लिखिए। तो देखो बच्चों, भारतीय ओलंपिक संगठन या फिर कह लीजिए एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA। सबसे पहली बात, 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया, जिसमें सर दोराबजी टाटा संस्थापक अध्यक्ष थे और DAG नोहरेन सचिव के रूप में साथ थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में ओलंपिक आंदोलन को विकसित करना और सुरक्षित करना है। ठीक है, तो बच्चों भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो 1927 में IOC बना था, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे? सर दोराबजी टाटा। ठीक है, और सचिव कौन थे? डॉक्टर AG नोहरेन, ये थे। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था ओलंपिक आंदोलन को विकसित करना, सुरक्षित करना। इसकी शक्तियां, तो सबसे पहली शक्ति यह है कि जो सदस्य यूनिट या एसोसिएशन, ये इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। यानी कि शक्ति ये है कि कोई भी सदस्य, ठीक है ना, अगर कोई गलत कार्य करता है, चाहे वो एथलीट हो या फिर कोई संघ का सदस्य हो, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करता है एवं किसी खिलाड़ी, पदाधिकारी या कोच के विरुद्ध अनुशासनहीनता का कार्यवाही। वही सेम बात होगी, तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और इसके जो पॉइंट थे
वो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड एंड राइट इट्स टू पावर्स। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था इसके बारे में ये पॉइंट है, एंड पावर्स क्या थी इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, वो भी आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, जी सर आ गया है समझ, चलिए बढ़िया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि शारीरिक गतिविधि और खेल में एक नेता की भूमिका लिखिए। यानी कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है या फिर स्पोर्ट्स होता है, इसमें एक लीडर की क्या भूमिका होती है, एक नेता की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक नेता वह है जो अग्रसर रहता है, स्वीकार योग्य सुझाव देता है और उपयुक्त मार्ग दिखाता है, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करता है। तो एक लीडर क्या होता है बच्चों, एक लीडर हमेशा अपने एथलीट के लिए आगे रहता है और वह स्वीकार योग्य सुझाव देता है, यानी कि ऐसे सुझाव देता है जिससे उसके एथलीट अपना सकें। ठीक है, इसके अलावा उपयुक्त मार्ग दिखाता है, यानी कि वो जो है ना क्या बोलते हैं क्या था ये लीडर, वो एक अच्छा मार्ग दिखाता है अपने अंदर जो उसके लोग होते हैं, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करता है, अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करता है। इसके अलावा लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि वो कहता है देखो अगर तुम्हें इस खेल में जीतना है, तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करना है, तो एक साथ मिलकर तुम्हें काम करना होगा। ठीक है, प्रत्येक व्यवसाय में हमें लीडर की आवश्यकता होती है, ऐसे फिजिकल में भी है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय की निरंतर वृद्धि एवं जीवंतता को सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यानी कि आज के टाइम पे फिजिकल एजुकेशन को एक बहुत बड़ा बिजनेस हब माना जा चुका है। ठीक है ना, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें एक लीडर की आवश्यकता होती ही होती है। यह एक ऐसी स्थिति है कि व्यवसाय के लिए जो विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं उनमें से ही कोई नेता बनता है। यानी कि जो व्यक्ति इसको पढ़ रहे हैं वही लीडर बन जाते हैं। यदि नेता निकलते हैं तो सारी शिक्षा का व्यवसाय फैलेगा, वह समृद्ध होगा, लेकिन यदि नेता नहीं निकलते तो सारी शिक्षा के व्यवसाय में गिरावट आएगी। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति अभी इस फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, अगर उन्हीं में से कोई लीडर निकलेगा तो ये व्यवसाय और फैलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो ये व्यवसाय कहां से फैलेगा। वास्तव में नेतृत्व लीडरशिप एक कला है, एक आर्ट है जो व्यक्तियों को व्यावसायिक व व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति में मिलकर सद्भावनापूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, इस तरीके से तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों आपका। तो शारीरिक गतिविधि में खेल और नेता की क्या भूमिका होती है इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो राइट द रोल ऑफ अ लीडर इन फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स, इस तरीके से। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने फिजिकल एजुकेशन के कल के पेपर के लिए, कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए पेपर 4 के पार्ट 1 को यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, और कुछ ही देर के अंदर इसी पेपर 4 के पार्ट 2 का भी वीडियो आ जाएगा, तो आप सारे बच्चे उसको भी जरूर देख लेना। उसमें जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं, खंड सी के कुछ क्वेश्चन, खंड डी पूरा बचा हुआ है और खंड ई पूरा बचा हुआ है, तो इन सभी के लिए पार्ट 2 का लाइव सेशन या फिर वीडियो आ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा बच्चों, तो जल्द से चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है और आपकी तैयारी अच्छी हुई है बच्चों, तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा इससे। ठीक है, तो लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी ज्वाइन होकर तैयारी कर सकें। और आप सभी को बच्चों को एडवांस में एक बार फिर से मेरी तरफ से आपके कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू वेरी 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 एंड वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, काफ़ी अच्छी तैयारी हमने कर भी ली है और अभी 1 से 2 वीडियोस और आएंगी आपकी इसके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो उनको भी देख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।